दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आजादी के 75 वर्षों में 75 रामसर स्थल। भारत ने आजादी के 75 वर्ष पर रामसर स्थलों की सूची में 11 और अर्ध भूमि क्षेत्रों को शामिल किया। भारत में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश में 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए रामसर स्थलों की सूची में 11 और अर्ध भूमि शामिल हो गई है। इसके बाद अब इन स्थानों की कुल संख्या 75 हो गई है। यह क्षेत्र देश के 13,26,677 हेक्टेयर भूमि में फैले हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि जोड़े गए 11 नए स्थलों में 4 तमिलनाडु, 3 उड़ीसा, 2 जम्मू और कश्मीर और एक महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में है। इन स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल करने से इनके रखरखाव करने में मदद मिलेगी और अर्ध भूमि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। ईरान के रामसर में 1971 में हुए सम्मेलन में रामसर संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत एक था। भारत ने इस पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। 1982 से 2013 तक रामसर साइट्स में 26 अर्ध भूमि को शामिल किया गया था। साल 2014 से 2022 के बीच देश में 49 नए स्थलों को जोड़ा गया है। तमिलनाडु में सबसे अधिक 14 रामसर स्थल है। इसके बाद उत्तर प्रदेश है जहां 10 रामसर स्थल है। रामसर सूची का लक्ष्य नम भूमि का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार करना और उसका रखरखाव करना है जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही पारिस्थितिकी के रखरखाव के जरिए मानव जीवन को सतत रखा जा सकता है। इन स्थलों को नमित करने से इन अर्ध भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन तथा इनके संसाधनों के कौशल पूर्व रूप से उपयोग करने में सहायता मिलेगी। इस वर्ष यानी 2022 के दौरान ही कुल 28 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। रामस्थल प्रमाण पत्र में अंकित स्थलों की तिथि के आधार पर वर्ष 2022 के लिए 19 स्थल और पिछले वर्ष यानी 2021 के लिए 14 स्थल हैं। मौलिक कर्तव्य। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संविधान में मौलिक कर्तव्य केवल पांडित्य या तकनीकी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें सामाजिक परिवर्तन की कुंजी के रूप में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान तत्कालीन सोवियत संघ से प्रेरित है। इन्हें 82वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में सूचीबद्ध है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक है। मौलिक कर्तव्यों की सूची। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समसरता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सांसारिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वनजीव आते हैं की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना संविधान संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा जोड़ा गया। क्या है मौलिक कर्तव्यों का महत्व? मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में यह बताता है कि संविधान ने विशेष रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है। मौलिक कर्तव्य ऐसे लोगों के लिए असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं जो राष्ट्र का अपमान करते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना या सार्वजनिक शांति भंग करना आदि। ये राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ये केवल दशकों की बजाय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय लक्ष्यों को साकार करने में मदद करते हैं। यह कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय की मदद करता है। मौलिक कर्तव्य और सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के रंगनाथ मिश्रा वाद 2003 में कहा गया कि मौलिक कर्तव्यों को न केवल कानूनी प्रतिबंधों से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों द्वारा भी लागू किया जाना चाहिए। एम्स छात्र संघ बनाम एम्स 2001 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण है। मूल कर्तव्यों की उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से पहले से ही संविधान के भाग 3 में कुछ निबंधनों के रूप में थी। क्या है भविष्य? समाज में सार्थक योगदान देने के लिए नागरिकों को पहले संविधान और उसके अंगों को समझना होगा, जिसके लिए जन व्यवस्था और उसकी बारीकियों, शक्तियों और सीमाओं को समझना अनिवार्य है। इसलिए भारत में संवैधानिक संस्कृति का प्रसार बहुत जरूरी है। प्रत्येक नागरिक को भारतीय लोकतंत्र में सार्थक हितधारक होने और संवैधानिक दर्शन को उसकी वास्तविक भावना में आत्मसात करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। क्या होती है पीरियड पॉवर्टी? स्कॉटलैंड और भारत का दृष्टिकोण। स्कॉटलैंड फ्री पीरियड प्रोडक्ट तक पहुंच के अधिकार की कानूनी रूप से रक्षा करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया है और इसने पीरियड प्रोडक्ट एक्ट पारित करके पीरियड प्रोडक्ट को सभी के लिए निःशुल्क कर दिया है। पीरियड पॉवर्टी तब होती है जब कम आय वाले लोग आवश्यक पीरियड प्रोडक्ट्स उत्पादों जैसे टैम्परॉन, सैनिटरी पैड आदि को वहन नहीं कर सकते या उन तक पहुंच नहीं बना सकते। क्या है स्कॉटलैंड की पहल? पीरियड प्रोडक्ट एक्ट के तहत स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ साथ स्थानीय सरकारी निकायों को अपने बाथरूम में कई तरह के पीरियड उत्पाद मुफ्त में उपलब्ध कराने चाहिए। स्कॉटलैंड में प्रत्येक परिषद को मासिक धर्म या पीरियड उत्पादों के लिए सबसे अच्छा पहुंच बिंदु निर्धारित करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ आवश्यक है। मोबाइल फोन ऐप पिकअप माई पीरियड लोगों को निकटतम स्थान जैसे कि स्थानीय पुस्तकालय या सामुदायिक केंद्र खोजने में भी मदद करता है, जहां वे पीरियड प्रोडक्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं। पीरियड प्रोडक्ट्स पुस्तकालयों, स्विमिंग पूल, सार्वजनिक जिम, सामुदायिक भवनों, टाउन हॉल, फार्मेसियों और डॉक्टरों के कार्यालयों में उपलब्ध होंगे। भारत में मासिक धर्म स्वच्छता की स्थिति कैसी है? वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के एक अध्ययन के अनुसार भारत में केवल 13% लड़कियों को मासिक धर्म से पहले मासिक धर्म की जानकारी होती है। मासिक धर्म के कारण 7% लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया। मासिक धर्म के कारण 79% को कम आत्मविश्वास का सामना करना पड़ता है और 44% प्रतिबंधों पर शर्मिंदा और अपमानित हुई। मासिक धर्म महिलाओं की शिक्षा, समानता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पीरियड प्रोडक्ट का उत्पाद करने वाली महिलाओं का अंश 99% था। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, असम, गुजरात, मेघालय, मध्य प्रदेश और बिहार में 70% उससे कम महिलाएं पीरियड प्रोडक्ट्स का उपयोग करती हैं। बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां 60% से भी कम का आंकड़ा दर्ज किया गया है। शेष 3 राज्य जिन्होंने महिलाओं के पीरियड प्रोडक्ट के उपयोग में NFHS4 और NFHS5 के बीच वृद्धि दर्ज की। बिहार 90%,
उड़ीसा 72%, मध्य प्रदेश 61%। मासिक धर्म स्वच्छता के लिए भारत सरकार की पहल। सूची योजना का उद्देश्य किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह 2013-14 में शुरू में केंद्र प्रायोजित रूप में शुरू किया गया था। हालांकि केंद्र ने राज्यों को 2015-16 से इस योजना को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कहा। मासिक धर्म स्वच्छता योजना 2011 में चयनित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों जो 10 से 19 वर्ष के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। सबला कार्यक्रम, इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। यह पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और प्रजनन और यौन स्वास्थ्य पर केंद्रित है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सैनिटरी पैड बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह और छोटे निर्माताओं की मदद की जाती है। मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता प्रबंधन भी स्वच्छ भारत मिशन का एक अभिन्न अंग है। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश, इसे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में जारी किया गया था। यह मासिक धर्म स्वच्छता के हर घटक को संबोधित करता है, जिसमें जागरूकता बढ़ाना, व्यवहार परिवर्तन करना, बेहतर स्वच्छता उत्पादों की मांग बढ़ाना और क्षमता निर्माण शामिल है। क्या है भविष्य? भारत सरकार को भी स्कॉटलैंड के दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिए और पीरियड प्रोडक्ट को या उचित मूल्य या छूट पर उपलब्ध कराना चाहिए। सरकार कम लागत वाले पैड को अधिक आसानी से उपलब्ध कराने के लिए छोटे पैमाने पर सैनिटरी पैड निर्माण इकाइयों को भी बढ़ावा दे सकती है। इससे महिलाओं को आय सृजन में भी मदद मिलेगी। सरकार को मासिक धर्म और मासिक धर्म स्वच्छता, सुरक्षित उत्पादों तक पहुंच, जल, सफाई एवं स्वच्छता बुनियादी ढांचे के बारे में जागरूकता और शिक्षा के लिए निर्देशित प्रयास प्रदान करने की आवश्यकता है। हालांकि मासिक धर्म स्वास्थ्य केवल सरकारी प्रयासों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक सामाजिक मुद्दे के रूप में सामुदायिक और पारिवारिक स्तर पर हस्तक्षेप आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक। राष्ट्रीय जांच एजेंसी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के अमरावती में एक फार्मासिस्ट की बर्बर हत्या की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंप दी है। क्या है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA? NIA भारत की केंद्रीय आतंक रोधी कानून प्रवर्तक एजेंसी है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच करने के लिए अनिवार्य है। उसमें समाविष्ट है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, परमाणु और नाभिकीय सुविधाओं के विरुद्ध, हथियारों, ड्रग्स और नक्सली भारतीय मुद्रा की तस्करी तथा सीमाओं के पार से घुसपैठ। संयुक्त राष्ट्र इसकी एजेंसियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों एवं प्रस्तावों को लागू करने के लिए अधिनियमित वैधानिक कानून के तहत अपराध। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। एजेंसी को गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नवंबर 2008 में 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मद्देनजर, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने NIA की स्थापना का फैसला लिया था। दिसंबर 2008 में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री P. चिदम्बरम ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक पेश किया। एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को अस्तित्व में आई और वर्ष 2009 में इसने अपना कामकाज शुरू किया। अब तक NIA ने 447 मामले दर्ज किए हैं। NIA का क्षेत्र अधिकार, जिस कानून के तहत एजेंसी संचालित होती है, वह पूरे भारत में तथा देश के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू होती है। सरकार की सेवा में व्यक्ति जहां कहीं भी तैनात है, भारत में पंजीकृत जहाजों, विमानों पर व्यक्ति चाहे वह कहीं भी हो, वे व्यक्ति जो भारत के बाहर भारतीय नागरिक के विरुद्ध या भारत के हित को प्रभावित करने वाला सूचीबद्ध अपराध करते हैं। क्या होते हैं सूचीबद्ध अपराध जिन पर NIA कर सकती है जांच? अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की एक सूची बनाई गई है, जिस पर NIA जांच कर सकती है और मुकदमा चला सकती है। इस सूची में शामिल हैं परमाणु ऊर्जा अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम,
अपहरण रोधी अधिनियम, नागरिक उड्डयन अधिनियम की सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी अधिनियमों का दमन, शार्क सम्मेलन यानी आतंकवाद का अनुमूलन अधिनियम, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट पर समुद्री नेविगेशन और फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी कृत्यों का अनुमूलन, सामूहिक निवेश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली यानी गैर कानूनी गतिविधियां निषेध अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, शास्त्र अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कई अन्य प्रासंगिक अपराध, स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम। क्या है एनआईए की जांच प्रक्रिया? राज्य सरकार की सिफारिश पर अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य सरकारें किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज सूचीबद्ध अपराधों से संबंधित मामलों को एनआईए जांच के लिए केंद्र सरकार यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज सकती है। उपलब्ध कराए गए विवरण का आकलन करने के बाद केंद्र एजेंसी को मामले को संभालने का निर्देश दे सकता है। राज्य सरकारों को एनआईए को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के अनुरोध पर भारत में जब केंद्र सरकार की राय है कि किए गए अनुसूचित अपराध की जांच अधिनियम के तहत की जानी आवश्यक है, तो वह जांच करने के लिए एजेंसी को निर्देश दे सकती है। भारत के बाहर जब केंद्र सरकार को पता चलता है कि भारत के बाहर किसी भी स्थान पर जहां अनुसूचित अपराध किया गया है, यह अधिनियम लागू होता है, वह एनआईए को मामला दर्ज करने और जांच करने का निर्देश भी दे सकती है। अनुमोदन के आधार पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 यानी यूएपीए और कुछ अन्य अनुसूचित अपराधों के तहत आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए एजेंसी केंद्र सरकार से मंजूरी मांगती है। यूएपीए की धारा 45(2) के तहत गठित प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर यूएपीए के तहत मंजूरी दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे जल्दी आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपनी तैयारियों को और अच्छा करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक की मदद से हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।